आज के इस वीडियो में हम देखेंगे CG PET 2021 का फिजिक्स का सलूशन। और स्पेशली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के पार्ट नंबर 3 के। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इसके पहले यहाँ पे ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। उसमें हमने क्वेश्चन 1 से 20 तक यहाँ पे मैंने पूरे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझाया हुआ है, ताकि आपको आंसर मिलने के साथ साथ आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हाँ कैसे शो करना है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं, आज हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे, यानी कि आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब वह बिंदु जिस पर किसी पदार्थ को खींचने पर प्रतिबल लगाए गए भार की तुलना में अधिक तेजी से बदलता है। तो ये देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका चैप्टर है इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो मैं आपको जल्दी से एक यहाँ पर रफली एक आइडिया दे दूँ, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हाँ क्यों ऐसा हुआ। देखिए, जब आपको अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाऊँ, स्ट्रेस मतलब है प्रतिबल और स्ट्रेन का मतलब है हमारा विकृति। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में सपोज यहाँ पे कोई वायर है, हमारा कोई तार है, इसको मुझे खींचना है। तो जब आपको मालूम है कि पहले क्या होता है, हर वस्तु में हर ऑब्जेक्ट में एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी मैं किसी वायर को स्टार्टिंग में अगर मैं खींचूंगा सपोज उसके 2% तक की अगर मैं लंबाई बढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि उसका जो भी हमारा जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना ही उसका स्ट्रेन होगा। ठीक है, यानी कि ग्राफ हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है। इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आपको किसी भी वायर को खींचने पे उसकी लेंथ तो बढ़ेगी, जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे लेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जितना स्ट्रेस होगा उतना लेंथ बढ़ेगी। ये कह सकते हैं कि पहला हमारा जो पार्ट होता है इसमें हमारा पूरी तरीके से हुक्स लॉ फॉलो करता है। यानी कि ये हमारा जो होता है कि स्ट्रेस आपको इस पार्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस होगा उतना स्ट्रेन होगा। अब इसके बाद यहाँ पे फिर क्या होता है कि अगर उसके बाद फिर फर्दर आप और ज़्यादा यहाँ पे वेट बढ़ाते हैं, भार बढ़ाते हैं, तो अब क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है बल्कि थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। ऐसे देखिए, अब ये जो आपका ए से बी का पोर्शन है, यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पे आपने और स्ट्रेस बढ़ाते हैं। स्ट्रेस बढ़ाने की वजह से क्या होता है, उसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना नहीं, बल्कि स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि स्ट्रेस जितना आप लगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हमारा स्ट्रेन होता है यहाँ पे। तो ये हमारा जो पॉइंट बी है। लेकिन यहाँ पे बी की खासियत क्या, देखिए बी की खासियत ये है कि अगर यहाँ से अगर आपने वापस अपने सारे के सारे वेट को, भार को हटा लिया, तो तुरंत ये वापस भी लौट आएगा, मतलब ए पे पुनः आ जाएगा। तो इस तरीके से कहा जाता है कि हाँ अभी भी बी के अंदर क्या है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं यील्ड पॉइंट। देखिए हमारा ये जो पॉइंट होता है ये कहीं ना कहीं यील्ड पॉइंट होता है। अब उसके बाद देखिए क्या है, इसी तरीके से आपको फर्दर लगातार अपने वेट को बढ़ाना है। तो देखिए वेट और बढ़ाएंगे तो पक्का है कि और यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ेगा। तो वेट बढ़ाने के मतलब स्ट्रेस बढ़ाना, तो ये ग्राफ हल्का सा और ऊपर जाएगा, देखिए ऐसे ही। ठीक है, अब उसने आपने क्या किया, वेट बढ़ा दिया। अब वेट बढ़ाने से उसकी जो हमारी कह सकते हैं स्ट्रेन है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, यानी जितना आपने स्ट्रेस लगाया है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और तेज़ी से बढ़ने के बाद अब ये लगातार देखिए स्ट्रेस कम भी करेंगे तब भी वो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना कि आपने क्या किया, यील्ड पॉइंट के बाहर और आपने स्ट्रेस बढ़ाना है तभी उसकी लेंथ तेज़ी से बढ़ेगी। तो आपको सी हमारा सबसे मैक्सिमम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस होता है। उसका स्ट्रेस कम भी करेंगे तो ये लगातार पॉइंट क्या होगा, ऐसे स्ट्रेस कम करने के बाद भी लगातार क्या होगा, स्ट्रेन हमारा बढ़ता जाएगा, और लास्ट में आके क्या होता है, इस पॉइंट पे आके आके वो ब्रेक हो जाएगा। जो सबसे लास्ट का हमारा पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, और देखिए जहाँ से हमारा यहाँ पे कह सकते हैं इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हुई, यहाँ से बीस स्पेशली आप ले लिखिए, है ना। उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट से पहले का पॉइंट ये हमारा कहलाता है प्लास्टिक प्लास्टिक रीजन, यानी अप्रत्याश रीजन। यानी इस रीजन में होता क्या है, जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे उससे कई गुना, यानी कैसे जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे ना उससे ज़्यादा हमारा स्ट्रेन होता है। जबकि जो हमारा ये स्टार्टिंग ओ ए पॉइंट था, जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन होगा। ए के बाद में मैं जितना यहाँ पे स्ट्रेस लगाऊंगा उससे ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्ट्रेन होगा, और लास्ट में आते तो ब्रेक हो जाए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि वह बिंदु जिस पर किसी पदार्थ को खींचने पर प्रतिबल लगाए गए भार की तुलना में, यानी जितना आप प्रतिबल लगा रहे उससे ज़्यादा तेजी से हमारा क्या होता है कि उसकी लंबाई बढ़ोतरी होती है। तो आपको पता है कि ऐसा रीजन क्या होता है, वो होता है प्लास्टिक रीजन। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमारी प्लास्टिक रीजन होता है। प्लास्टिक रीजन का मतलब है कि अप्रत्यास्थ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा पहला है इलास्टिक पॉइंट, ये गलत है, उसका प्लास्टिक होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा।
और ब्रेकिंग तो आपको ऑलरेडी पता, ब्रेकिंग में तो टूट ही आता है, यानी कि आप प्रतिबल नहीं भी लगाएंगे तब वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जबकि इसमें पूछा गया कि प्रतिबल की तुलना में, यानी प्रतिबल भी आपको लगाना है और उसे कंपेरिजन करना है कि हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया है इसमें, ताकि आपको अच्छे से मालूम रहे। अब आइए इसके बाद हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी, है ना, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो बल्क मॉडुलस है वो बी है। फिर कह रहा है इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर, अगर मैं उसको प्रेशर पी देता हूँ तो कह रहा है द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज, उसका हमारा रेडियस कितना डिक्रीज होगा ये पूछा जा रहा है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि ये हमारा जो बल्क मॉडुलस है, यानी कि आयतन प्रत्याशा गुणांक, ये हमेशा आयतन के साथ जब भी कोई चेंजेस किया जाता है तो हमारा ये आता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता क्या है, आपको लिखना है कि जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है वो होता है प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस अपॉन में यहाँ पे क्या करना है स्ट्रेन, यानी कि कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कह सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी, या फिर डी वी बाई वी कह सकते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज और यहाँ पे डी वी भी कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात आ रही है, मैं इसको डी वी चलिए लिख लेता हूँ। तो ये आपको ध्यान देना कि बल्क मॉडुलस हमारा है एफ अपॉन ए और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या करेंगे डी वी अपॉन डी टी यहाँ पे कर देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चीज़ समझना है आपको, ऊपर जो लिखा हुआ है एफ अपॉन ए कहीं ना कहीं देखिए प्रेशर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रेशर हमारा होता है, प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जहाँ पे हमारा एफ अपॉन ए, वहाँ पे मैं पी लिख सकता हूँ। तो हमारा जो यहाँ पे बल्क मॉडुलस है वो आप लिख सकते हैं पी अपॉन में क्या, डी वी बाई वी, यानी कि डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और वी क्या होता है देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डी वी और वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से कह रहा है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। तो स्फेरिकल का मतलब मैं मान लेता हूँ कि हमारे सामने कोई बॉल है या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में आप जानते हैं कि सेंटर है ये और ये रेडियस है, तो इसको आर मान लेते हैं। तो अगर सपोज मैंने मान लिया कि स्फेरिकल बॉडी का हमारा जो रेडियस है स्मॉल आ रहा है, तो आप सबको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है। देखिए किसी स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। तो आपको कहीं ना कहीं, आपको जैसे मैंने यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी लिया, कहीं ना कहीं आपको वॉल्यूम तो मालूम चल गया, लेकिन हमको एक्चुअली डीवी निकालना है। डीवी का मतलब इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अगर यहाँ पे मैं डीवी लिखूंगा, देखिए तो ये 4/3 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 4/3 पाई। अब देखिए आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आपको पता है पावर हमारी आगे आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3r² और dr। क्लियर। तो ये चीज़ आपको डेरिवेटिव याद रखना है कि यहाँ पे डी वी जब मैं निकालूंगा तो 4/3 पाई 3r² और डी आर हमारा हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना कि बस ये v की वैल्यू और डी वी की वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद हमको मेन फॉर्मूले में लिख देना है कि जो हमारा बल्क मॉडुलस है वो लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा प्रेशर है उसको लिखना है, और डिवाइडेड बाय हम जानते हैं कि डी वी था, तो डी वी हम जानते हैं 4/3 था। देखिए मेन डिवाइड ऊपर ये हो रहा है ना, पी के नीचे हमारा मेन डिवाइड है ये, और यहाँ पे डी वी लिखेंगे 4/3 पाई यहाँ होगा, और 3r² और dr है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि हाँ हमारा जो dv है वो आपका हो गया 4/3 पाई और ब्रैकेट में 3r² और dr। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे v है यानी कि v का मतलब वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 4/3 से ये 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर देखें अगले स्टेप में, तो ये कहीं ना कहीं आर क्यूब ऊपर चला गया, तो पी आर क्यूब हमारा ऊपर चला गया है, और नीचे देखिए क्या क्या बचेगा भाई, 3r² और dr, है ना, इतना हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे आर के ऊपर जाने के बाद 3r² और dr बचेगा। अब इसको आप देख सकते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ pr² यहाँ लिखूंगा, इंटू में r लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 3r² और dr यहाँ लिखा जा सकता है। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हम देखेंगे dr को मैं इस तरफ लेके आऊँगा, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा dr, और r को मैं नीचे उतार के लाऊंगा तो dr अपॉन r, यहाँ पे बचेगा p, और ठीक है इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि p हमारा ऊपर बचेगा और नीचे देखिए क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, और ये b हम यहाँ पे लिखाएंगे तो ये 3 भी आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो dr अपॉन r हो जाएगा वो p ऊपर रहेगा और 3 भी हमारा नीचे आएगा। तो ये हमारा, क्योंकि पूछा हमसे क्या गया था कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई उसके त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी, यानी कि आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल डिक्रीज पूछ रहा है, मतलब हमसे पूछा गया dr अपॉन r के बारे में ही पूछा गया, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया कि dr अपॉन r कितना आ रहा है कि p/3 भी आ रहा है, p/3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, ये पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको कितना क्लियर हो गया होगा कैसे इसमें हमने यहाँ पे सॉल्व किया है।
अब आइए इसके बाद देखते हैं आगे। अभी देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय समथिंग, है ना। आपको देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है 5 और कितना देखिए दिया गया 5t⁻³ माइनस का 100t। तो इस तरीके से हमको दिया 5t⁻³ माइनस 100। अब आपसे पूछ कर रहा है ईएमएफ पूछ रहा है वो भी 2 सेकेंड पे। तो पहले आप ये देखिए ईएमएफ निकालने कैसे। तो आपको फैराडे का लॉ पता है कि हमारा जो अकॉर्डिंग टू फैराडे ई होता है वो होता है माइनस का d∅/dt होता है। देखिए अब यहाँ पे माइनस क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्स चेंज होने से जो भी हमारा ईएमएफ जनरेट होता है वो उसी चीज़ का अपोज करता है, जिससे क्या होता है ये डेवलप होता है, यानी कि हमारा नेगेटिव यहाँ पे साइन यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ई आएगा, तो आप देख सकते हैं इसको कि माइनस यहाँ पे लिखेंगे d/dt, तो आप लिखना ही है। और यहाँ पे जो 5 हमको दिया है इसको हम लिख सकते हैं 5t⁻³ माइनस का 100t। क्लियर। तो अब देखिए इसका जब डिफ्रेंसिएशन आप लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन में आपको माइनस ऑलरेडी था ही, डिफ्रेंसिएशन आप लेंगे तो हो जाएगा इसका 5t⁻³ का डिफ्रेंसिएशन 3 आपका आगे आ जाएगा, तो 15t² रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस का 100t का क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 100 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा ये डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आ जाएगा, अब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई का हमारा वैल्यू आएगा कि 15t²। उसके बाद 15t² आएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा देख सकते हैं तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा माइनस का 15t² यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का होगा प्लस, तो ये प्लस का हमारा क्या होगा 100 आ जाएगा। अब ये प्लस का हमारा 100 आ जाएगा। अब इसी में सिर्फ क्या करना है, एक्चुअली आपको 2 सेकंड के बारे में कह रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 सेकंड की अगर वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो देखिए यहाँ पे टी को 2 अगर रखेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर में 4 और 2 15 यानी माइनस का 16 आएगा आपका ये, सॉरी माइनस का 60 और प्लस का 100। तो माइनस का 60 प्लस का 100 का मतलब है कि हमारा जो ईएमएफ आएगा जनरेट होकर वो आएगा प्लस का 40, और इसका यूनिट क्या होता है देखिए वोल्ट होता है, तो यहाँ पे हम वोल्ट लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो इसका सोल्यूशन आएगा वो आएगा कितना 40 वोल्ट, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हमारा प्लस का 40 वोल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर हम 24 देखने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि भाई एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का देखिए कोफिशिएंट दिया है, तो आपको पता है कि हम फ्रिक्शन के कोफिशिएंट को म्यू से डिनोट करते हैं, और स्पेशली यहाँ पे स्टैटिक दिया यानी कि म्यू एस दिया हुआ है, तो म्यू एस की हमको वैल्यू दी है 0.1 दिया है। फिर आपसे कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन देयरफॉर कैन बी। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि आपको वो ऑब्जेक्ट चल रहा होगा यानी स्लाइड कर रहा होगा ऑलरेडी, यानी कि म्यू के आपसे पूछ रहा है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि देखिए आपको यहाँ पे जब भी फ्रिक्शन होगा तो 3 तरीके के यहाँ पे कोफिशिएंट दिए होंगे। एक तो म्यू एस होता है, एक हमारा होता है म्यू एल, और लास्ट में हम कहेंगे कि म्यू के। ये हमारा जो म्यू एस होता है ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यानी कि स्थैतिक घर्षण गुणांक। जो हमारा म्यू एल होता है ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण गुणांक। और जो म्यू के होता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है काइनेटिक कोफिशिएंट यानी कि गतिक घर्षण गुणांक। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा देखिए म्यू एस होता है, क्योंकि जब तक बॉडी हमारी रेस्ट में रहती है यानी चलती नहीं है तो उस समय सबसे ज़्यादा घर्षण हमको लगता है। उसका जैसे हम यहाँ पे देखें बॉडी हमारी चलना स्टार्ट कर देगी उस समय घर्षण क्या होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा है कि भाई आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का दिया है यहाँ पे वैल्यू 0.1, और कह रहा है कि यहाँ पे स्लाइडिंग के बारे में बताने म्यू के, तो कंफर्म है कि हमको जो भी यहाँ पे 0. वैल्यू दिया है 0.1 के इससे कम होना चाहिए, क्योंकि म्यू हमारा बड़ा होता है, तो इससे कंफर्म है कि हमारी वैल्यू कम होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। अब आपको ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है जो कि 0.1 से कम वैल्यू दे रहा है। तो देखिए पहला तो ऑलरेडी 0.1 दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये रॉन्ग है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि दूसरा 0.11 दे रहा है, तो यानी कि 0.1 से बड़ा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ देखिए हमारा फोर्थ है 1.1, तो कंफर्म ये तो बहुत बड़ा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि 0.08, ये देखिए 0.1 से छोटी वैल्यू है, अगर ये हमारी 0.1 से छोटी वैल्यू, तो ये हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
अब आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें एक्चुअली क्या किया गया है, इसमें यहाँ पे कॉइल दी गई है, ऐसे ये कॉइल दिया गया है और यहाँ पे एक हमको बार मैग्नेट है जो कि क्या करना है, इस कॉइल के पास में आ रहा है। ये सपोज साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है और एक कंटिन्यू क्या हो रहा है, एक इसके सामने आया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि आपको जो ग्राफ बनाना है, देखिए वो आपको क्या करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि ई और जो भी टाइम इसके रिस्पेक्ट में बनाना। तो कह रहा है द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एफ विद टाइम इन अ कॉइल if a short bar magnet is moved along its axis with a constant velocity is best represented as। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें समझनी है आपको। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये जो बार मैग्नेट इसको लगातार आगे बढ़ाते हुए चले जाना। तो होगा क्या, एक बार ये पहली सिचुएशन आएगी कि ये हमारा जो बार मैग्नेट इसके कॉइल के पास में आएगा। मतलब अभी मैं यहाँ से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमारी कॉइल के पास में आ गया हमारा बार मैग्नेट। अब देखिए जब ये कॉइल के पास में आएगा तो आपको पता है कि हमारा ज़्यादा फ्लक्स कट करेगा, क्योंकि आपको मालूम है पहले आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल में हमारी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं। तो पहले जो मैग्नेट को हमारी लाइंस कट करेंगी उससे ज़्यादा देखिए कट करेंगी, क्लियर। तो उससे ज़्यादा कट करेंगी तो आपको मालूम ये है कि हमारा जो ईएमएफ होता है, जस्ट अभी मैंने बताया कि वो होता है माइनस का d∅/dt, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वो हमारे ई के क्या होता है, ई के हमारे बराबर होता है लेकिन निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि जब हमारा फ्लक्स इसके पास में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव यहाँ पे माना जाएगा, लगातार बढ़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है d∅ का होता है ∅2 माइनस का ∅1, यहाँ ले लेते हैं ∅2/∅1/dt। तो कहने का ये मतलब है कि आपका जो बाद का फ्लक्स होगा वो बड़ा होगा, ये आपका बड़ा होगा और पहले का फ्लक्स कम होगा। तो कन्फर्म है ये जो हमारा वैल्यू आएगा ∅2 माइनस का ∅1 तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन बाहर क्या निगेटिव देखो माइनस लगा हुआ है। तो कन्फर्म हो गया कि भाई जब जब हमारा यहाँ पे मैग्नेट इसके पास में आएगा तो हमारा जो आंसर आएगा ई वो निगेटिव मिलेगा, क्लियर। अब आपको क्यों निगेटिव मिला, आपको ऑलरेडी पता है कि फ्लक्स ज़्यादा कटेगा, बाद वाला ज़्यादा फ्लक्स होगा तो ∅2 बड़ा होगा, तो ये हमारा रेशियो जाए, सॉरी ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव आएगा और बाहर तो माइनस लगाया। तो हमारा जो ग्राफ होगा स्टार्टिंग में जब बार मैग्नेट आएगा वो निगेटिव वोल्ट देगा, पहली बात तो है ना। उसके बाद अब देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, जब हमारा वही कॉइल ये है, अब ये मैग्नेट हमारा इसके बाहर आएगा, मतलब उसी तरीके से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये देखिए मैग्नेट बाहर आएगा तो पहले जो फ्लक्स था उससे अब क्या होगा, कम होने लगेगा, यानी कह सकते हैं कि अब ये जितना दूर जाएगा उतना हमारा बाद का फ्लक्स कम होने लगेगा, क्योंकि ये हमारा कॉइल से दूर जा रहा है। तो सिंपल सा फिर से कह सकते हैं कि हमारा जो E इक्वल टू माइनस का ∅2 माइनस का ∅1 है और ये टाइम से डिवाइड करें। अब बताइए बड़ा कौन होगा, क्योंकि बाद का फ्लक्स छोटा हो जाएगा, यानी कि ∅1 अब बड़ा हो जाएगा। तो ∅1 अगर बड़ा है तो पक्का है कि इन दोनों का जो डिफरेंस वो निगेटिव आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस वो निगेटिव आएगा और बाहर ऑलरेडी हमारा निगेटिव है, तो कंफर्म है कि ई माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो यानी बाद का पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए बी हो जाएगा, क्योंकि बी में पहले जब कॉइल पास में आ रही थी तो हमारा देखिए निगेटिव पोटेंशियल आना चाहिए, देखिए हमको निगेटिव मिल रहा है, और जब हमारा कॉइल बाहर चला गया तो हमको कैसा मिलेगा, देखिए पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारी कैसा है, देखिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको। तो जो हमारा बेस्ट आंसर होगा या जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको 25 वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी दिया है कि P इक्वल टू P0 और यहाँ पे लिखा है e की पावर माइनस का 80 स्क्वायर। फिर आपसे कह रहा है कि वेयर a इज ए कांस्टेंट, ये जो a है ये हमारे कांस्टेंट है। फिर कह रहा है कि एंड t इज ए टाइम, है ना, t हमारा टाइम दिया हुआ है। तो कह रहा है द कांस्टेंट a का डायमेंशन आपको बताना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने जो फर्स्ट लेसन पढ़ा है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, उसमें ये सिखाया जाता है कि जो भी फिजिकल इक्वेशन होती है वो पूरी तरीके से डायमेंशनली बैलेंस होनी चाहिए। मतलब जितना LHS की हमारी डायमेंशन होनी चाहिए वही हमारी RHS की डायमेंशन होनी चाहिए, तब वो इक्वेशन हमारी क्या होती है, करेक्ट होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखिए कि यहाँ पे LHS में प्रेशर है ना, प्रेशर है, आपको पता है प्रेशर हमारा क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का आप जानते हैं डायमेंशन क्या होती है, mL की पावर -2 और एरिया को तो L स्क्वायर होता है। कि कह सकते हैं प्रेशर का जो डायमेंशन है वो mL की पावर -1 T की पावर -2 होता है। तो आपको देखो यहाँ पे LHS में ऑलरेडी हमारी डायमेंशन ये आ रही है और RHS में देखिए P0 भी क्या है, ये भी हमारी कहीं ना कहीं इनिशियल प्रेशर है, यानी कि जो स्टार्टिंग में प्रेशर था, यानी दोनों प्रेशर है। तो कंफर्म है कि ये जो हमारा बाकी जो टर्म बचा ये पूरी तरीके से कांस्टेंट है, यानी कि ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। सिंपल सी बात है, डायमेंशन लेस होना चाहिए, तब ये P और P0 हमारी डायमेंशनली बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि e की पावर माइनस का 80 का स्क्वायर ये कहीं ना कहीं नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए।
अगर कांस्टेंट है तो पक्का है कि ये वाला ऊपर का टर्म भी हमारा एक कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि 80 स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि नियत होना चाहिए। अगर एक कांस्टेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 80 इसका प्रोपोर्शनल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया कि भाई ए जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/t²। अब आपको कह रहा है कि टी हमारा टाइम है, तो कन्फर्म है टी हमारा टाइम है, तो आपको मालूम है कि एक की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगा, टी के नीचे 1/t² हो जाएगा, अदरवाइज ऊपर लेके आएंगे तो टी की पावर -2 आ जाएगा। तो हमारी जो ए की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, टी की पावर -2, ये हमारा क्या होगा, डायमेंशन इसकी हो जाएगी ए की। तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैज़ डायमेंशंस टी की पावर -2। ओके, तो आई होप आपको 26 भी क्लियर हो गया होगा कि हाँ कैसे इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को पहले पढ़ लीजिए क्या है। इसमें कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ ए टेलीस्कोप, यहाँ पे देखिए टेलीस्कोप की बात हो रही है, आर 50 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आइए इसका डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, टेलीस्कोप बनाना है। तो आपको मालूम पहला वाला लेंस हमारा बड़ा होता है, ये मैंने यहाँ पे बना लिया है, और इसके बाद जो बाद का लेंस है वो छोटा होता है, ये देखिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको टेलीस्कोप है, इसमें हमारा ये है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये आई पीस होता है। तो अब देखो आपको यहाँ पे क्या किया गया है कि ऑब्जेक्टिव की जो कह सकते हैं कि फोकल लेंथ है वो 50 है, और आई पीस की 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे जो एफ ओ दिया है, देखिए एफ ओ दिया हमको 50 सेंटीमीटर, और जो एफ ई दिया हुआ है वो हमको दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। एक तो ये हमको इन्फॉर्मेशन दी, उसका कह रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25। अब आपको वो कह रहा है कि देखने की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि हम वो देख कहाँ से रहे हैं, देखिए आई पीस के पीछे से हम देखते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि ये आपको वी ई के बारे में बता रहा है कि जो डिस्टिंक्ट विजन है देखने का, इमेज आपको जो देखना है वो 25 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको वी ई दिया हुआ है। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पे आगे द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन। आपको मतलब टेलीस्कोप पे ऐसे फोकस किया गया कि डिस्टिंक्ट विजन पे ही हमारा बनना चाहिए। कंफर्म हो गया कि भाई आपको डिस्टिंक्ट विजन यानी कि हमारा जो आखिरी इमेज है 25 पे बनेगा, है ना। तो इसलिए मैंने आपको वी ई इक्वल 25 लिखा है, लेकिन आप अगर ऑन स्केल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि आपको अगर चाह रहे हैं हमारा फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बने, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, देखिए 200 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है आई ऑब्जेक्टिव के आगे। तो कन्फर्म है कि ऑब्जेक्टिव हमारा जो लेंस था इसके आगे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि क्या है 200 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तब जाकर के हमारा जो आई पीस है वो क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट विजन पे हमारा इमेज बना रहा है। तो आपसे लास्ट में पूछा ये गया है कि भाई बताइए कि द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का जो लेंथ बताना है। तो देखिए कैसे करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। आपको पता है पहले लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया आपको कि आई पीस की फोकल लेंथ दे दिया है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 200 सेंटीमीटर पे, यानी यूओ दे दिया है। तो पक्का इसका कोई ना कोई यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो इमेज यहाँ पे बनेगा ये देखिए, तो ये इमेज कहाँ बनेगा, देखिए वीओ पे डिस्टेंस से बनेगा। तो ये जो पहला वाला हमारा लेंस बनाएगा वो वीओ पे बनाएगा। अब ये वीओ जो होगा ये इमेज, ये सेकंड वाले के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट तरह काम करे, यानी यूई चाहिए। ये देखिए, तो आपको करना क्या, जब आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच की सेपरेशन निकालना, बस आपको वीओ निकालना है, और प्लस ये जो व्यू आपका बनेगा इमेज वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा, यानी कि प्लस यूई, ये हमको आपको निकालना है व्यू प्लस यूई। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। दो बार लेंस का फॉर्मूला लगाना है, एक बार हमें ऑब्जेक्टिव के लिए लगाना तो व्यू हमको मिल जाएगा, एक बार हमको आई पीस के लिए लगाना तो यूई मिल जाएगा। दोनों को हमें सिंपल से ऐड कर देना। तो आइए हम लगाते हैं कि लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, हम लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस का 1/u0। क्लियर। अब आपको साइन रखते इसमें ध्यान देना है कि कॉन्वेक्स की फोकल हमेशा पॉजिटिव होती है, यहाँ पे 1/50 कर देना है। vo आपको कैलकुलेट करना है, और u हमारा लेंस के लेफ्ट में, तो इसको माइनस का रखना है 200। तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहले vo को निकालिए, तो vo हमारा आएगा 200/3, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले ये हमने डाटा निकाल दिया। अब ये डाटा देखिए निकाल दिया, तो ये हमारा जो आया है ये प्लस में आया, पक्का है ऑब्जेक्टिव तो राइट बन रहा है, तो ये हमारा इसलिए प्लस का आया। लेकिन ये वाला हमारा आई पीस के लेफ्ट में आ रहा था, यानी कि जब हम सेकंड लगाएंगे फिर से कि लेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे फॉर आई पीस,
तो लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीएस लगाएंगे तो वहाँ पे फिर से लिखना है कि क्या आईपीएस के लिए हम लगाएंगे तो 1/FE इज इक्वल टू यहाँ पे यूज़ करना है 1/VE माइनस का 1/UE। तो हमको UE कैलकुलेट करना है। तो FE देखिए फिर से कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको पॉजिटिव यानी 1/5 लिखना पड़ेगा। अब देखिए VE कैसे लिखना है, जो हमने अभी V नॉट निकाला है यानी कि इमेज, वो देखिए आईपीएस के लेफ्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट की वजह से इसको कैसा मानना है, निगेटिव, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस का क्या सॉरी यहाँ पे ओके यहाँ पे हमने वी नॉट निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद क्योंकि हमारा फाइनल इमेज कहाँ पे बता रहा है, देखिए डिस्टेंट विजन पे है ना, यानी कि जो 25 पे हमको ऑलरेडी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको हमें माइनस का 25 रखना पड़ेगा। देखिए क्लियर। तो आपको पहले वाला अगर हमने लेंस का फॉर्मूला लगाया है ऑब्जेक्टिव के लिए, वहाँ से हमको वी नॉट आ गया कि उसका इमेज कहाँ पे बना। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यू हमको निकालना नहीं है, सॉरी यहाँ पे निकालना है, ठीक है। इसके बारे में हमको पता करना है कि कितना डिस्टेंस बन रहा है, जबकि हमको यहाँ पे VE दिया हुआ है कि 25 पे हमारा लास्ट इमेज बनेगा। तो उसको निगेटिव यहाँ पे रखना है, क्योंकि हमारा आईपीएस के लेफ्ट में ही हमारा इमेज बनता है फाइनली वाला। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं UE, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो UE आपका आएगा माइनस का यहाँ पे 25.6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये चीज़ आपको समझनी है, यही चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए वी नॉट हमारा पॉजिटिव आया, जो कि बता रहा है कि हाँ भाई आपका जो ऑब्जेक्टिव इमेज बना रहा है वो राइट में बना रहा है, राइट साइड में। जबकि हमारा जो UE आया वो देखिए निगेटिव आया, जो कि बता रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है आईपीएस के वो लेफ्ट में। लेकिन हमको सेपरेशन पूछा गया, हमको एक्चुअली यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, इसलिए आपको डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये माइनस प्लस केवल बताता है कि आप किधर बना, राइट में कि लेफ्ट में। तो जब आपको सेपरेशन निकालना है तो सिंपल सा हमें ऐड कर देना, VO प्लस UE को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे VO को हमको लिखना है कि 200/3 यहाँ पे लिखना है, और जो हमारा US को हमको क्या करना है यहाँ पे इसको हमको प्लस मान के चलना है, यानी कि 25.6 यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे माइनस को हटा देना है, क्योंकि देखिए ये जो डिस्टेंस है ये प्लस की लेनी है, ये डिस्टेंस क्या लेनी है, देखिए प्लस की लेनी है। भले ही वो माइनस का बता रहा है कि हाँ लेंस के लेफ्ट में था, लेकिन ये डिस्टेंस कैसे लेनी है, देखिए प्लस की लेनी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70.83 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हमारा राइट आंसर आएगा भाई 70.83 हमारा आएगा सेपरेशन। अब आप देख लीजिए कौन सा हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो 70.83 यानी कि ये वाला थर्ड हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखिए ये हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 27 जो मैंने आपको बताया है वो इस तरीके से हमें करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 28 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारा जो दिया है इसमें कह रहा है कि द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए 10 सेंटीमीटर डायामीटर टेलीस्कोप है ना एट ए वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि यहाँ पे एंगुलर रिजोल्यूशन निकालना है, यानी कि कोणीय विभेदन सीमा। अभी कोणीय विभेदन सीमा आपको निकालनी, तो उसका देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि हमारा जो डी थीटा होता है यानी कि एंगुलर रिजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप, ये हमारा होता है 1.22 लैम्डा बाय डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है कि हमको जो लैम्डा दिया है वो दिया है कितना 5000 एंगस्ट्रॉम में हमको दिया है, पर एंगस्ट्रॉम को अगर हम रिप्लेस करें, चेंज करें, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। तो ये किसमें, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि 30 यहाँ पे भी है तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि 5 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं डी की बात करूंगा तो देखिए डी हमारा जो दिया हुआ है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आपको पता है कि मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 का यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक जीरो ऑलरेडी था तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। जैसे आपने निकाला आप इसको मेन फॉर्मूले में आप लिखेंगे तो डी थीटा जो हमारा होगा वो आप लिखेंगे 1.22 इंटू में 1.22 इंटू में आप देखेंगे कि हमको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करनी, तो लैम्डा कितना आया देखिए 5 इंटू में 10⁻⁻7 यहाँ लिखेंगे, और डिवाइड देखिए यहाँ पे करेंगे किससे, स्मॉल डी से, जो कि हमारा दिया है 10⁻⁻1। तो इसको देखिए सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 6.1 इंटू में 10⁻⁻6। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये जो 6.1 है तो हमारा उसकी वैल्यू ही है, लेकिन ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर मतलब पावर वाला। तो देखिए पावर आपकी कितनी आ रही है 10⁻⁻6 आ रहा है, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 28 जो क्वेश्चन है इसका हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा। अब आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट XY इन द XY प्लेन इज गिवन बाई, मान लीजिए
हमको ये एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, मतलब ये इधर एक्स एक्सेस मान लीजिए, यहाँ पे वाई एक्सेस मान लीजिए, तो ये पूरा का पूरा जो प्लेन है ये हमारा कैसा है, ये एक्स वाई प्लेन हमको दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्स वाई प्लेन है इसमें हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी कि पोटेंशियल का मतलब वी हमको दिया है कितना, माइनस के एक्स वाई हमको दिया हुआ है। तो पूछ ये रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई हमसे पूछा जा रहा है कि एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे हमको पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आइए देखते हैं, जब भी हमारा पोटेंशियल यहाँ पे दिया हो इस तरीके से कि किसी प्लेन का, यानी कि दो हमारे एक्सिस का दिया हो, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इससे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस का देखिए डेल वी बाय डेल एक्स और आई कैप, यानी कि ये हमारे पर्टिकुलर एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे डेल वी बाय डेल वाई और जे कैप, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल जे और के कैप। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, जब आपको यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में दिया हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं सबसे पहले बात करूँ कि डेल वी अपॉन डेल एक्स कैसे निकालेंगे। देखिए, यानी कि आपको v का डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे x को हमारा 1 हो जाएगा, ये देखिए 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का k और y बच जाएगा। क्लियर। तो जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो डेल v हमारा जो डेल x आएगा वो आएगा माइनस का क्या, के वाई। इस तरीके से आप निकालेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे, देखिए तो हमारा y की जगह 1 होगा, तो ये माइनस के एक्स बन जाएगा। अब उसका अगर डेल वी अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो यहाँ पे z का कोई टर्म नहीं है, तो हमारा 0 बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि हाँ सबका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आएगा माइनस का रहेगा, और डेल वी अपॉन डेल एक्स आप जानते हैं माइनस का के वाई था, तो यहाँ पे माइनस का के वाई और आई कैप यहाँ पे कर दीजिए। अब प्लस करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल वाई कितना है, देखिए यहाँ पे माइनस के एक्स था, तो यहाँ प्लस कीजिएगा, आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो माइनस के एक्स और जे कैप, और तीसरा वाला ऑटोमेटिक 0 है तो इसको 0 कर लीजिए। अब यहाँ हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी प्लस का के वाई आई कैप और प्लस का के एक्स और जे कैप। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको मिल गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में आई है, क्योंकि यहाँ पे आई और जे कैप हमको दिया, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, यानी अगर मैं ई निकालता हूँ तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए अंडर रूट यहाँ लगाते हैं, आई का जो भी डायरेक्शन उसका कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, के वाई का स्क्वायर करेंगे आप, तो आ जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जो हमारा जे के साथ कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखिए दोनों में के स्क्वायर कॉमन है। अगर हमारा के स्क्वायर को कॉमन यहाँ पे है तो इसको मैं अगर कॉमन करता हूँ तो यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका बचेगा। तो हमारा अगर के को बाहर निकालेंगे तो ई जो आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं के, और रूट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि हमको देखिए जो प्लेन दिया गया था वो दिया गया था एक्स वाई प्लेन, यानी इधर एक्स मान लीजिए, इधर हमको वाई मान लीजिए, और कह रहा था ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना है, यानी कि मान लीजिए ओरिजिन से ये आर है। अगर ओरिजिन से आर हमको इस पॉइंट पे निकालना है तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे करता हूँ डॉट डॉट, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस देखिए एक्स हो जाएगी, और वर्टिकल की ये जो डिस्टेंस है हमारी वाई हो जाएगी। तो इसके हिसाब से अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो आपको मालूम है आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल में, या फिर आर की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यानी कि जहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वहाँ पे आर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे के होगा और इनटू में क्या आएगा, आर आ जाएगा। के है क्या, देखिए के हमारा कांस्टेंट है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं क्या है कि डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि डिस्टेंस के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो है डी, है ना, कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा कह रहा है कि वो पहला 2r स्क्वायर ये गलत है, थर्ड हमारा r स्क्वायर भी गलत है, ये फोर्थ हमारा 2r ये भी रॉन्ग है, हमारा लास्ट में डी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या होगा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है भाई 3 चार्जेस, आपको 3 चार्जेस दिए हैं, माइनस क्यू उसका क्यू दिया हुआ है और फिर से माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है और स्ट्रेट लाइन में आपको क्या करना है, 3 चार्जेस रखने हैं। एक है आपका माइनस का क्यू और एक हमारा क्यू है, एक अगला फिर से माइनस क्यू। अब कह रहा है ये दोनों क्या है आपस में इक्वल डिस्टेंस पे। सपोज करिए मैं क्या करता हूँ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, तो वही होगा इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इनके बीच का भी देखिए डिस्टेंस क्या होगा डी हो जाएगा। लेकिन एक ही ध्यान देना आपको
कि अगर यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बोला गया तो स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे रखा और इक्वल डिस्टेंस, लेकिन पहला वाला जो चार्ज है देखिए, इसको फर्स्ट मान लेते हैं चार्ज, ये हमारा सेकंड चार्ज, थर्ड है, और फर्स्ट और थर्ड के बीच का जो मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितना होगा, देखिए डबल हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपको तीनों का योगफल मिलेगा। सपोज आपको फर्स्ट और सेकंड इनके बीच जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लिखनी पड़ेगी, यानी कि U12। उसी तरीके से आपको क्या होगा कि जो आपका सेकंड और थर्ड है इसका लिखना पड़ेगा, यानी U23। अब एक चीज़ और है, पहला और लास्ट को भी देखना है, यानी कि U13। तो तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद तब जा करके हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, यानी कि टोटल। अब आइए एक एक करके निकाल लेते हैं कि सबसे पहले अगर मैं U12 निकालूंगा पहले और दूसरे के बीच में, तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, उसके बाद Q1 Q2 अपॉन में R का, सॉरी ओनली R होता है यहाँ पे, क्लियर। और सबसे मेन बात ये कि ये जो कांस्टेंट, इसको यहाँ पे हम K मान लेते हैं, फिलहाल अभी K लिख लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा पोटेंशियल एनर्जी K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R, ये हमको यूज़ करना है। और ये भी आपको पता है कि भाई पोटेंशियल जो एनर्जी वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब आपको जो साइन रखने हैं चार्जेस के विद साइन रखने हैं, है ना। वेक्टर में हमारा जो साइन होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको विद साइन रखना है, चाहे वो प्लस का है या माइनस का है। तो अगर मैं U12 निकालूंगा, देखिए यहाँ पे K रख देना है, यानी कि 1/4πε0 का कांस्टेंट है। अब पहला चार्ज है -Q, दूसरा चार्ज है देखिए कैपिटल Q, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा -Q × Q मिल जाएगा। और डिस्टेंस एक बताइए कितना है, डिस्टेंस हमारा d है, तो यहाँ पे d कर लिए। तो पहला देखिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया 12। ऐसे निकालेंगे, अगर मैं 13 यहाँ पे निकालूँ या 23 निकालते हैं सपोज, तो देखिए 23 कितना आएगा, फिर से K हमारा कांस्टेंट है, दोनों चार्ज कौन कौन से, देखिए अभी भी 23 में एक कैपिटल Q है, एक हमारा माइनस का Q है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का, फिर से कैपिटल Q और स्मॉल q आ जाएगा। और डिस्टेंस अभी भी कितने, देखिए स्मॉल d है, तो यहाँ पे स्मॉल d कर लेंगे। लेकिन अब जब यहाँ पे U13 निकालेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस ये आएगा कि कांस्टेंट हमारा K तो ठीक है, लेकिन दोनों चार्ज क्या, -Q तो -Q बन के हो जाएंगे Q का स्क्वायर बन जाएंगे, देखिए क्योंकि ये पहला चार्ज है -Q, ये भी हमारा -Q, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और Q का स्क्वायर। और देखिए डिस्टेंस हमारी कितनी है, तो 2d है, तो यहाँ पे 2d करेंगे। तो अब हमने क्या किया, अलग अलग निकाल दिया, अब इनको ऐड कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ भाई कि टोटल हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तीनों को मैं ऐड करूँगा, तो पहला हमारा आ जाएगा K माइनस में एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं K यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस में क्या आएगा आपका, माइनस है Q × Q अपॉन में D, ये पहला वाला हो गया। उसके बाद सेकंड यहाँ पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी K, उसका माइनस का Q अपॉन में D था। अब उसका जो तीसरा है, यानी कि 1 और 3 के बीच में, वहाँ पे भी आप लिखेंगे K, और यहाँ पे Q का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2D। अब आपको क्वेश्चन में दिया है, देखिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि तीन आवेशों के निकाय की स्थिति जो शून्य है ना, कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑफ 3 चार्जेस जीरो, मतलब इनका जो योगफल है उसको जीरो के बराबर करना है आपको, तो यहाँ पे आप जीरो के बराबर कर दीजिए। तो आप यहाँ पे जीरो के बराबर करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म देखिए हमारा जस्ट रिपीट कर रहा है, तो इसको डबल कर लीजिए, माइनस का 2 आ जाएगा 2K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन D, और यहाँ पे क्या है Q स्क्वायर अपॉन 2D। अब इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो 2K Q कैपिटल Q अपॉन में D इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए K Q स्क्वायर का मतलब Q × Q ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2D लिखा हुआ है देखिए। अब K से K को कैंसिल कर दीजिए, एक स्मॉल Q से एक स्मॉल Q चला जाएगा, और D से देखिए D चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं इधर बचेगा 2 कैपिटल Q इज इक्वल टू, यहाँ पे सर क्या बचेगा, देखिए Q अपॉन और 2। तो अब देखिए रेशियो किसका पूछा गया है, तो रेशियो हमसे पूछा गया कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, तो इस स्मॉल q को इधर नीचे ले आइए और 2 को इधर नीचे ले आइए, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q बचेगा वो देखिए क्या बचेगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, है ना। तो 1/4 आ जाएगा, तो हमको जो रेशियो पूछा गया यानी Q कैपिटल Q रेशियो स्मॉल q कितना आएगा, देखिए 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, देखिए 1/4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड ये वाला हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 से मैंने 30 तक कराया है, पूरी तरीके से फुल्ली एक्सप्लेन मैंने कराया है, एक एक क्वेश्चन समझाते हुए मैंने कराया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ कैसे करना। तो इसके पहले के जो मैंने वीडियो बनाए वहाँ पे आपको ऑलरेडी 1 से 10 फिर 11 से 20 बना चुका हूँ मैं, वहाँ पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आई बटन में भी आप देख सकते हैं।
तो वहाँ से आप जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो ये पार्ट है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चीज़ों को। तो इसी तरीके से बाकी का क्वेश्चन इसके आगे की वीडियो में बना दूंगा अभी, कल तक आपको पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए कितने आपने राइट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और पहली बार आए हैं देखिए तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, अपने छोटे भाइयों बहनों को भी शेयर करिए ताकि वो भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीसी पीटी की, आपके कोई फ्रेंड कर रहे हैं तो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।